वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड के लिए जो जीएस आने वाली है उसके लिए हम क्वेश्चन लेकर आए हैं और पर डे हम लोग 30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। कल जैसे हमने प्रैक्टिस किया ज्योग्राफी का, आज हम लोग जैसे आपको दिख रहा था थंबनेल में पॉलिटी का जो सेशन है उसको लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। अर्थात कह रहा है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है किस अनुच्छेद के तहत हम उसकी नियुक्ति करते हैं। तो अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 56 की बात की गई है। तो ये पहला विकल्प दिया है अनुच्छेद 53। दरअसल इसमें है क्या, ये कहता है कि राज्यों का राज्यपाल होगा। क्या? राज्यों का राज्यपाल। अर्थात कहता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये पहले कहा जाता था, लेकिन अब संशोधन के माध्यम से कह दिया गया है कि अब दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो राज्यों के राज्यपाल की बात की गई अनुच्छेद 153 में। फिर अनुच्छेद 154 में कहा गया कि राज्य की कार्यपालिका, राज्य की जो कार्यपालिका होगी वो राज्यपाल में निहित होगी। तो इसमें राज्य की कार्यपालिका, जैसे हमने क्वेश्चन आया था कि जो राष्ट्रपति है उसकी कार्यपालिका किस अनुच्छेद में है, कि कार्यपालिका जो है ना किस अनुच्छेद में है, ये था 53 में। तो इसी तरीके से जो राज्य की कार्यपालिका किस पर निहित होगी, वो भी राज्यपाल पर। आर्टिकल है 154। ठीक है, और फिर नियुक्ति की बात करता है कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है 155 में। ठीक है, तो फिर सर एक रह गया। यस, कोई बात नहीं, इसको भी। जो राज्यपाल की पदावधि है, राज्यपाल की क्या पदावधि, कितने समय के लिए वह कार्य पर रहेगा, उसकी पदावधि 156 में है। अर्थात एक पढ़े तो हम लोग एक क्वेश्चन किसकी नियुक्ति के बारे में, लेकिन हम लोग 3 एक्स्ट्रा अर्थात 4 क्वेश्चनों की हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है ना। यदि आपको इसी तरह पूरा विस्तार से कोर्स खरीदना है या पूरे विस्तार से आपको पढ़ना है तो आइए हमारे प्ले स्टोर पर IFI द प्रयागराज इंस्टीट्यूट नाम से, उसको डाउनलोड करिए। आपको एकदम कम पैसे में आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा हर सेक्शन का। अभी तो हम लोग प्रैक्टिस लेकर आई हैं और प्रैक्टिस ये चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, तो शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी राज्यपाल से संबंधित आ गया। कह रहा है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल की अवकाश अवधि के दौरान किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है। अर्थात एकदम सिंपल कहने का मतलब है, यह कह रहा है कि राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वह किस आर्टिकल में है। तो 123 आपको पता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राष्ट्रपति अध्यादेश। जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल बीच वाले को पहले कर दीजिए, बाकी सब सेम रहने, इसको पहले कर दीजिए। अर्थात 213, जो 213 है, 213 वह राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। फिर से 2 अनुच्छेद और लिखे हैं, इनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ठीक, तो उनके बारे में जो 223 है, 223 क्या कहता है, जो उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश है उसकी बात करता है। उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश, देश की बात किसमें करता है, ये करता है 223 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की करता है। और फिर 220 के तहत क्या है, 220 के तहत कहा गया है कि यदि आप उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश रह चुके हैं, क्या स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात क्या नहीं कर सकते, आप विधेयन कार्य क्या कहते हैं, या आप विधेयन व्यवसाय
अर्थात आप वकील नहीं बन सकते, ठीक है। के पश्चात विधेयन या विधि व्यवसाय लिख सकते हैं, विधि व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात की गई है। लेकिन जब इनकी बात की जाती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, और जहां जिस क्षेत्र में आप रहे हैं वहां नहीं कर सकते, इसके अलावा कर सकते हैं, ठीक है। ये बात भी की जाती नहीं सर जी कहे आप तो एकदम रोक नहीं, जहां पर आप न्यायाधीश रहे वहां नहीं कर सकते, इसके अलावा कर सकते हैं दूसरे उच्च न्यायालय में और या सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को अनिवार्य रूप से किसकी मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। कह रहा है जो राज्यपाल अध्यादेश जारी किया है उसे किसकी मंजूरी की जरूरी आवश्यकता होती है, तो किसकी, वह राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभा यदि मंजूर करता तो सही, नहीं तो वो निरस्त हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल की क्या है, क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है, कि राज्यपाल के पास जो क्षमादान की शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत आती है, तो किस अनुच्छेद के तहत आती है आपको पता ही होगा, अनुच्छेद 161। और आप कमेंट के माध्यम से ये बता सकते हैं कि जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है वो किस आर्टिकल के तहत आती है, ठीक है, ये आप बता सकते हैं। चलिए तो फिर से अनुच्छेद 171 क्या है, तो अनुच्छेद 171 है ये विधानसभा की संरचना है। अनुच्छेद 171 में क्या है, विधानसभा की विधानसभा की संरचना की बात करता अनुच्छेद 171 और 173 है। अगला पॉइंट क्या है, 173, जो 173 किसकी बात करता है, ये कहता है जो विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनकी अर्हता की बात करता है। क्या करता है, विधान मंडल के सदस्यों की अर्हता, ठीक है। चलिए फिर अगला पॉइंट 163 की बात भी करता है। ये कहा जाता है कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है। ये था आर्टिकल। आप ये मत समझिए कि हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक क्वेश्चन नहीं, आप देख रहे हैं आप केवल 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। चलिए संविधान के, देखो ये पंचायती राज से क्वेश्चन आ गए। अब आपके जो चाहे जीआईसी प्रवक्ता की बात करूं या एलटी गेट की बात करूं, वहां से पंचायतों से क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायतों से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद, तो संविधान के अनुच्छेद 243 के आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री या राज्यपाल या पंचायती राज मंत्री, तो कौन करता है, वित्त आयोग का गठन संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। ये तो वित्त आयोग की बात की गई। जो केंद्र वित्त आयोग है, वित्त आयोग का गठन का किस आर्टिकल में है, 280 में, ठीक है। वित्त आयोग का आर्टिकल 280 में हम आगे बताएंगे, परेशान हो, क्योंकि क्वेश्चन उसका मिलेगा संभवतः। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत पाकिस्तान विवाद नहीं है। देखो करंट में विवाद थे, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम बहुत सारे ऐसे चलते थे, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ, देखो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, करंट में कोई टॉपिक चर्चा में था लेकिन उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेगा। अब ऐसे क्वेश्चन आ गया तो लगभग लोग छोड़ के चले आएंगे, तो आपको छोड़ना नहीं, वो जो लोग नहीं कर पाते वो क्वेश्चन कैसे टैकल करना है वो हम बताएंगे आपको। जैसे देखिए जो सियाचिन विवाद, ये इंडिया और पाक के बीच में है। अब पूछा है क्या, विवाद नहीं है,
सरक्रिक विवाद, गुजरात के पास, ये भी इंडिया एंड पाकिस्तान का है। क्रॉस बॉर्डर आतंकवादी को आपको पता ही है, ये भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, मतलब ये हैं। लेकिन दाहग्राम विवाद, ये इंडिया और ये बांग्लादेश के मध्य है। किसके मध्य? इंडिया और बांग्लादेश के मध्य, अर्थात ये विकल्प सही होगा। ठीक है, ये भी। और बाकी ये तीनों भारत पाकिस्तान के से विवाद है, और केवल दाहा ग्राम विवाद ये बांग्लादेश के साथ है, अर्थात ये विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 की आलोचना नेपाल के माओवादियों द्वारा किस कारण से की जाती है? किस कारण से की जाती है? तो पहला ऑप्शन है असमान संधि हुई, 1950 में हुई थी, असमान संधि थी, या नेपाली अस्मिता का बढ़ता हुआ दावा था, चीन से समान दूरी की नीति थी, या उपयुक्त सभी। तो ये सभी जितने मुद्दे थे, इन्हीं पर माओवादी क्या करते हैं? आलोचना करते हैं, अर्थात विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? जो राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? केंद्र सरकार में तो आपको पता है संसद करती, तो राज्य में कौन करेगा? राज्य विधान मंडल है कहीं? वेरी गुड, राज्य विधान मंडल, ऑप्शन सही है। ये तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको पता हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा में धन विधेयक को किसकी सिफारिश पर ही पेश किया जाता है? ठीक, धन विधेयक पर किसकी सहमति चाहिए? जैसे संसद में, ठीक है, यदि धन विधेयक पेश किया जाता है तो वह राष्ट्रपति की सहमति होती है, और यदि राज्य विधानसभा में पेश किया गया है तो किसकी? तो राज्यपाल की। कहीं ऑप्शन है? तो भारत के राज्यपाल की। ये संसद में होता तो राष्ट्रपति की होगा। संसद मतलब लोकसभा में राष्ट्रपति की सहमति चाहिए जब धन विधेयक पेश किया जाएगा, और विधानसभा में राज्यपाल की सहमति चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य विधानसभा में 2 महिला प्रतिनिधियों को नामांकित किया जाता है? ठीक, ऐसी कौन सी विधानसभा जिसमें 2 महिलाओं को नामांकित किया जाता है? वो है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा, या केरल की, या जम्मू कश्मीर की, या उत्तर प्रदेश। तो कौन सी है? यह है जम्मू और कश्मीर की जो विधानसभा है, उसमें 2 महिला प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर सरकार के कार्यकारी प्रमुख का नामकरण सदर ए रियासत, देखो जो चर्चाओं में न्यूज रहती है ना, क्वेश्चन वहीं से बनता है। देखो, सदर ए रियासत से बदलकर गवर्नर 1965 में किसके द्वारा किया गया है? पहले सदर ए रियासत का मतलब ही होता है वहां का राजा, अर्थात प्रधानमंत्री। सदर रियासत का मतलब ही ये होता है। तो भाई जब भारत में प्रधानमंत्री हैं और जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा है, तो एक जगह 2 प्रधानमंत्री कैसे कॉन्सेप्ट सही होगा? तो ऐसा होगा नहीं। तो इसलिए इसका नाम 6वें संविधान संशोधन अधिनियम 1965 द्वारा बदला गया। ठीक है, कहीं ऑप्शन दिख रहा? जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा के 6वें संशोधन द्वारा, 6वें संविधान संशोधन द्वारा कब? 1965 में ये नाम बदल दिया। ठीक, गवर्नर कर दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट, ठीक, अगला क्वेश्चन चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का त्यागपत्र किसको संबोधित किया जाता है? अर्थात जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? तो राष्ट्रपति को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या प्रधानमंत्री को, या सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश किसको देते हैं? ये राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा सुधारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समितियों से क्वेश्चन तो बहुत आते हैं कि ये कभी क्वेश्चन ये पूछे, अभी सेशन पूछ लिया गया, और कभी क्वेश्चन ये पूछ लिएगा ये समिति किससे संबंधित है? तो जो पीसी होता समिति से किससे? सिविल सुधारों से संबंधित है। ये कब किस वर्ष लाई गई? ये 2004 में लाई गई। सिविल सुधारों संबंधित क्या है? पीसी होता समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना ये देखो क्वेश्चन
एक यहाँ देखा रिपीट ही हुआ। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? किसको लिखकर दे सकता है? एकदम आसान क्वेश्चन है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग कौन करता है? भारत में जो न्यायिक समीक्षा है वो कौन करता है? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय, या सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय, या सभी न्यायालय? सभी न्यायालय का मतलब क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है ना वो। तो कौन कर सकता है? ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, अर्थात जुडिशियली जो रिव्यू होता है वो दोनों कर सकते हैं, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका, जिसको हम लोग बोलते हैं PIL। ठीक है, क्या बोलते हैं? PIL। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? संसदीय अधिनियम द्वारा, या संवैधानिक संशोधन द्वारा, या न्यायिक पहल द्वारा, या उपयुक्त में कोई नहीं? तो किसके द्वारा? ये न्यायिक पहल थी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया कि जो जनहित याचिका के जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है, किसने शुरुआत की जनहित? तो आप देखेंगे PN भगवती, जो न्यायाधीश रह चुके हैं, कौन है? PN भगवती। कौन है? PN न्यायमूर्ति PN भगवती साहब ये थे। और एक लोग थे जिनका आप नाम कमेंट करके बता सकते हैं? VR कृष्णन अय्यर। दूसरे कौन है? VR कृष्णन अय्यर। ये दोनों ये न्यायाधीश हैं जिन, अब मान लो क्वेश्चन आ गए दोनों, तो ये लगाइएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछेगा, ये ऑप्शन नहीं देगा, यही देगा PN भगवती। हाँ, ये PN भगवती ऑप्शन में नहीं है, तो आप VR कृष्णन अय्यर साहब का नाम लगा सकते हैं। ठीक है ना? किसके संदर्भ में? PIL अर्थात जनहित याचिका के जन्मदाता कौन है, या शुरुआत किसने की? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को अपना कर्तव्य निभाने के लिए रिट जारी करता है तो इसे क्या कहा जाता है? अर्थात इसका मतलब क्या, जो सर्वोच्च न्यायालय, यदि कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा, ठीक है, सार्वजनिक हित का कार्य नहीं कर रहा, उस पद पर नियुक्त है, तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जारी करेगा क्या? रिट। तो उस रिट का क्या नाम है? सर्टियोरी, मैंडमस, या कोवारंटो, या हाइबियस कॉर्पस? आप हिंदी में से, हाँ तो हिंदी में पढ़े हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो मैं आपको हिंदी बता दे रहा हूं। सर्टियोरी मतलब होता है उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण। ठीक है। मैंडमस का होता है परमादेश। इसलिए अगर अंग्रेजी हिंदी दोनों आपको समझ के चलना पड़ेगा। यदि देखो अंग्रेजी, कभी कभी अंग्रेजी और हिंदी नाम को मिलान करने के लिए दे देते हैं, और कभी कभी पूछ ले मंडमस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, हिंदी पूछ लेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन एक बार नहीं बने, काफी बार विभिन्न एग्जामों में आए हैं। आपका तो आयोग कराता है तो बनने की चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है। कोवरेंटो अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, और हैबियस कॉर्पस इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी। ठीक है। तो अपना कर्तव्य निभाने के लिए भैया क्या जारी का? आदेश अर्थात परमादेश, कि हम आदेश देते हैं, अर्थात कौन है? विकल्प बी सही है, मैंडमस। ठीक। और एक रिट और होती है, 4 रिट पढ़ लिए हम। जो राष्ट्रपति हैं, सॉरी कौन है, हाँ जो सर्वोच्च न्यायालय है, एक रिट और जारी करता है, रिट 5 जारी की जाती है, उसका क्या नाम है? आप कमेंट करके बताइए। अगला पॉइंट है, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार में क्या शामिल नहीं है? कि जो हाई कोर्ट है उसके क्षेत्राधिकार में क्या क्या नहीं आता है? अपीली क्षेत्राधिकार यस आता है, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार जी जरूरत है, मूल क्षेत्राधिकार आता है, लेकिन क्या है? सलाहकारी क्षेत्राधिकार नहीं आता है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। किसके पास है?
सुप्रीम कोर्ट के पास केवल सलाहकारी क्षेत्राधिकार। आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ठीक है, चलिए ठीक। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यों की जांच करती है? ये देखिए आगे क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन देखो ऑप्शन सेम होंगे लेकिन क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदला है, अर्थात लैंग्वेज बदली। यदि आपको पता होगा तो कर पाएंगे। चलिए, तो कोवारंटो अभी मैंने बताया हिंदी क्या मतलब होता है, मैंडेबस भी बताया, सर्टियोरी भी बताया और हेबियस कॉर्पस बताया। तो और एक पांचवी कौन सी है बता दीजिए, नहीं बताएंगे? चलिए हमें बता दें, उसको बोलते प्रतिषेध, मतलब ही बताएंगे। क्या बोलते, प्रोहिबिशन अर्थात प्रतिषेध। ठीक है, अब सुनिए, जो कोवारंटो मैंने बता दिया कि हम आदेश देते हैं। ठीक है, कोरंटो भी बता दिया, सर्टेरी, इसमें जो अधीनस्थ न्यायालयों की बात कर रहा है, कार्य जो जांच करती है वो कौन है? सर्टियोरी, यह होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और यहाँ पर ये भी दोनों ये अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित होते हैं। ठीक है, प्रतिषेध और सर्टियोरी अर्थात ये उत्प्रेक्षण। पांचों रिट मैंने बता दिया और पांचों रिटों के नाम भी बता दिया। तो सर जी रिट किस आर्टिकल के तहत जारी करते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हाँ। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की इच्छा तक रखता है? अर्थात जब तक राष्ट्र, इसी को बोलते हैं प्रसाद पर्यंत। क्या बोलते हैं? प्रसाद पर्यंत। देख लीजिए, भारत का नियंत्रक हो महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग सीएजी बोलते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा स्पीकर या महान्यायवादी। तो कौन होगा? ये होगा महान्यायवादी। कौन होगा? महान्यायवादी। ठीक है, तो नियंत्रक लेखा परीक्षक, आप लोग ये बताइए जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है किस आर्टिकल में है, या जो महान्यायवादी है किस आर्टिकल में है? ठीक, तो महान्यायवादी आपको पता है किस आर्टिकल में है, ये भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट आता है महाधिवक्ता। अभी जो राज्य वाला क्वेश्चन है तो बता ही देता हूं, तो महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, जो महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में आता है, अर्थात 165 में आता है। ठीक है, और महान्यायवादी होगा। चलिए, और सीएजी, बात तो हो रही सीएजी, सीएजी किस में? सीएजी 148 में आता है। ठीक है, और बचा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये आर्टिकल 324 में। ठीक है, पूरा समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? क्वेश्चन आ गया, कौन कानूनी सलाहकार है? तो पता होगा कौन? महाधिवक्ता। भी बताया ना, जो महान्यायवादी होता है वो केंद्र सरकार कानूनी सलाहकार होता है, जबकि राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है वो महाधिवक्ता होता है। आर्टिकल 165 बताया ना, 165। और सीएजी मैंने बताया 148 में, और महान्यायवादी बताया आर्टिकल 76 में। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसी को महान्यायवादी को सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, महान्यायवादी को। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, यदि एक पंचायत भंग कर दी जाती है तो चुनाव कितने समय के भीतर आयोजित किए जाने चाहिए? तो कितने समय के लिए होने चाहिए आपको पता ही होगा, कितने समय के लिए? ये 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए, यदि मान लीजिए 6 महीने से ज्यादा टाइम है, 1-2 साल चली, इसके बाद भंग हो गई, तो जो अगली पंचायत होगी वो कितने समय के लिए होगी? तो ये लोग कमेंट करके आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित न करने के लिए न्यूनतम कितनी आबादी है? अर्थात कितनी कम आबादी हो कि हम मध्यवर्ती पंचायत का गठन न करें? अर्थात जहां पर कितनी, ये 20 लाख से आबादी कम होगी, कितनी? जहां पर 20 लाख से, जिस राज्य की 20 लाख से आबादी कम है वहां पर
मध्य स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया जाए, अर्थात जो ब्लॉक स्तर की पंचायत होगी उसका गठन नहीं किया जाएगा। अर्थात इसका मतलब जिला स्तर की पंचायत होगी, जिला स्तर की होगी और ग्राम स्तर की होगी, अर्थात मध्यवर्ती पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधानों के तहत पंचायत चुनाव आयोजित करने का निर्णय कौन लेता है? तो एकदम हलवा सवाल आ गया। तो आपको जो जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड आप दे रहे हैं, इसमें ये मान लीजिए पंचायत से क्वेश्चन आना 100% है। पंचायत से क्वेश्चन वो कभी नहीं छोड़ता, चाहे केंद्र सरकार का कोई क्वेश्चन छोड़े, लेकिन पंचायतों का क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ेगा। तो आप जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड विशेष ध्यान दें कि पंचायतों का जो क्वेश्चन है उसको बड़ी करीबी से पढ़िए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन, तो कौन है, राज्य निर्वाचन आयोग। और भारत निर्वाचन आयोग का क्या करता है, जो केंद्र के सभी चुनाव होते हैं और राज्य के जो चुनाव होते हैं राज्य विधानसभा के, सब कौन कराता है, भारत निर्वाचन आयोग। अब कभी विधानसभा चुनाव आ जाए तो अब राज्य निर्वाचन आयोग नहीं लगाइएगा, तो कौन कराएगा, ये भारत निर्वाचन आयोग कराएगा। क्यों, जो पंचायतों का चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। ठीक है, ये ओनली पंचायत। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, पंचायती राज प्रणाली में न्याय पंचायतों को सजा देने की शक्ति नहीं होती सिवाय किस राज्य के। अर्थात जो न्याय पंचायत स्थापित की जाती है ग्रामों में, उनको सामान्यतः वो दंड नहीं दे सकते, लेकिन एक ऐसा राज्य है जहां दंड, वहां की न्याय पंचायत दंड देती हैं, वो भी हल्के फुल्के। ठीक है, थोड़ा जुर्माना लगा दिया, ठीक, बड़े दंड नहीं देंगे, जुर्माना उर्माना लगा सकते हैं। तो कौन से ऐसा राज्य है, वो राज्य है कौन, बिहार। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे जम्मू कश्मीर इसमें, ठीक है, हाँ, तो कंफ्यूजन नहीं है, तो राज्य कौन है, वो राज्य बिहार है। अगला क्वेश्चन है बहुत शानदार, भारत में हर पंचायत की अवधि 5 वर्ष होती है। लोग यहाँ गड़बड़ा जाते हैं कि जो हम पंचायत का चुनाव जो 5 साल के लिए होता है, ठीक है, तो अवधि कब से काउंट की जाती है, तो कब से काउंट की जाती है, या पहली बैठक से, या अधिसूचना की तारीख से, या परिणाम की घोषणा से, या जब शपथ ली जाती, तो कब से, जब उसकी पहली बैठक होती है ना, इसकी पहली बैठक की निर्धारित तारीख से, जब पहली बैठक होती है उसी दिन से 5 साल के लिए होती है पंचायत। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर पर आते हैं, संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित विवादों का निर्धारण कौन करता है। अर्थात जो संसद के सदस्य हैं वो अयोग्य हो गए, अयोग्य कौन ठहराएगा, तो कौन ठहराएगा, आपको पता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर, ये निर्वाचन आयोग की सलाह पर। कहीं ऑप्शन दिख रहा है, राष्ट्रपति तो आप पहले तुरंत मार देंगे, इसीलिए देखो ऑप्शन आप कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। देखो राष्ट्रपति भी दिया है और निर्वाचन आयोग भी दिया है, और यहां आते थे पक्का आप गड़बड़ कर देते, लेकिन क्या है, निर्वाचन आयोग के से निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, अर्थात विकल्प नंबर डी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो विकल्प है चारों आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रश्न का जो लास्ट पॉइंट है वो पढ़ना जरूरी है, और विकल्प चारों आपको नहीं, जो सरल क्वेश्चन होगा वो भी आप गलत कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है, ये देखिए, जो निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या प्रधानमंत्री, और या मुख्य न्यायाधीश या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति। तो कौन हटाता है, राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर या उसकी सिफारिश पर ही उसको हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया गया। अभी मैंने आर्टिकल बताया था, वित्त आयोग का आर्टिकल किस, जो वित्त आयोग है उसका किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया, आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है, तो कितने साल के लिए, ये 5 वर्ष के लिए। ठीक है, चलो आप नहीं याद कर पाए तो मैं ही बता दे रहा हूँ, वित्त आयोग है 280 में, ठीक है, और हर 5 साल में इसका गठन किया जाता है। ठीक है, और कभी क्वेश्चन पर वित्त वर्ष, तो वित्त वर्ष 1 साल के लिए होता है। ठीक है, अगला 30 नंबर है, ये अंतिम स्लाइड है, ठीक है, अंतिम सवाल है, भारतीय संविधान ने शुरू में सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति कितने वर्षों के लिए दी गई थी। ठीक है, अंग्रेजी भाषा कितने वर्षों के लिए दी गई थी, तो कितने वर्षों के लिए, आपको पता है कि ये 15 साल के लिए रहेगी, इसके बाद देखा जाए बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए, और ये बढ़ते बढ़ते तो चली जा रही है। ठीक है,
कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल भी तो आपको पता होना चाहिए। तो किस आर्टिकल के तहत? 243 सॉरी 343 के क्लाज 2, 343 क्लाज 2 के तहत ये बात की गई। ठीक है, तो ये थे आप जो महत्वपूर्ण 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पॉलिटी के। यदि आप चाहते हैं कि हमको बेहतरीन लेक्चर मिलते रहे, पूरा मैं पीडीएफ नोट्स फ्लो चार्ट, तो आप हमारे ऐप में जा सकते हैं। ऐप कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा प्ले स्टोर पर, ऐप मिलेगा। ऐप का नाम है द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। वहां जाइए और केवल डाउनलोड नहीं करना, उनमें एनरोल भी करना, और आप कोशिश कर 5 स्टार की रेटिंग भी हमको दीजिए। ठीक है, और वहां जाकर आप कोर्स में एनरोल होइए। आप डेमो भी वीडियो मिलेगा आपको, डेमो वीडियो देखिए। आप यदि आपको लगता है कि सच में मैटर बहुत अच्छा है, तभी परचेज करिए। ये नहीं कि कुछ भी हम खरीदने की कुछ भी बोल दे रहे हैं, नहीं। आप देखिए, कंटेंट देखिए। यदि आपको सुपर नहीं, सुपर से भी ऊपर लग रहा है, तभी आप हमारे कोर्स में एनरोल होइए। ठीक है, तो अब बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।